जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम वीडियो पर बात करने वाले हैं आईएएस के एग्जाम्स को लेकर के। उस पर कुछ विषयों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आईएएस जैसे मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब है सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अपने आप में एग्जाम होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी जिन पदों पर जाते हैं प्रशासनिक सेवाओं में, बहुत ही बेस्ट होता है साहब। अच्छे विद्यार्थियों को सपना होता है कि जीवन में वो इन पदों पर पहुंच पाए, आगे और भी तरक्की करें। क्या होता है ये एग्जाम, कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, कब से तैयारी करनी चाहिए, इसकी तैयारी के दौरान में क्या क्या कठिनाई जाती है, बेसिक नोटिफिकेशंस कब आते हैं, नोटिफिकेशंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जिनको गौर करना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए एज क्या होती है, इन सारे विषयों पर हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रायः बच्चों में जो भ्रांतियां होती हैं, कंफ्यूजन होते हैं कि सर बहुत टफ होता है सारा एग्जाम और बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये सब चीजें जो है भ्रांतियां, इनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर अच्छा विद्यार्थी या हर विद्यार्थी जो ठान ले तो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। बहुत ही लॉजिकल कैसे होता है ये एग्जाम, तो इन पर बात करते हैं। तो चलिए बिना देर करे अपने इस पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सिविल सर्विसेज जिसे हम शॉर्ट में आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, क्योंकि वर्ड छोटा होता है, बोलना आसान होता है। सबसे पहली बात, इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि साहब एक बहुत ही प्रतिष्ठित है, नो डाउट। उसके बाद में यह कि बच्चों के लिए हर साल इसकी वैकेंसी आती है, यानी प्रत्येक वर्ष इसका नोटिफिकेशन आता ही आता है। बिल्कुल समय इनका फिक्स रहता है, टाइम टेबल इनका जो शेड्यूल बना हुआ वो फिक्स है कि कुछ भी हो जाए पर इनका एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन आना है, एग्जाम होना ही है, पूरी प्रक्रिया होनी है। तो अदर एग्जाम जैसे नहीं होता कि नहीं साहब एक वैकेंसी 2017 में आई, अगली वैकेंसी 2019 में आई, उसके बाद में पता चला आई ही नहीं, आने की कोई संभावना समझ में आ नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फिक्स शेड्यूल इनका चलता रहता है। और बहुत ही बेहतरीन कार्य प्रणाली है यूपीएससी की, जो कि इस एग्जाम को लेता है या जो भी एग्जामों को लेता है यूपीएससी, उसकी बहुत ही बेहतरीन कार्य प्रणाली, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसका नोटिफिकेशन रेगुलर आता है, ये सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए। हर साल आपके पास में अवसर है, हर विद्यार्थी के पास में अवसर है। उसके अनेक फायदे होते हैं, उनमें से एक फायदा ये होता है, देखिए बहुत ही जनरलाइज, कि व्यक्ति कोई भी पहली बार एग्जाम देता है, नहीं हो पाई तैयारी, नहीं हो पाया, फेल हो गए साहब, सीधी बात। पर ये जरूर होता है कि हाँ, उस गलतियों से अपन सीखें, अगले साल पुनः किस किस महीने में वही एग्जाम अपने सामने आने वाला है, पेपर का स्टैंडर्ड उसका सेम ही रहता है, किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है। इस साल नहीं हो पाए तो अगले साल के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो एक फिक्स शेड्यूल मिल जाता है, इसका बहुत महत्व होता है साहब। इसलिए विद्यार्थियों को कहता हूँ साहब, इसको जरूर लेकर चलिए, है ना। तो गुणवत्ता परक भी है, काफी हायर लेवल पर भी होता है, शेड्यूल फिक्स है, आपके पास में टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि 2022 देना, 2023 देना, 2024 का देना है, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि 2023 का देने का सोच रहे हैं, वैकेंसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाते हैं कि साहब इसका नोटिफिकेशन कब आता है। पिछले 5-7 सालों से देखा जा रहा है कि फरवरी माह में इसका नोटिफिकेशन आता है। कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। 2 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है 2022 की वैकेंसी के लिए। 20 दिन का मात्र आपको समय मिलने वाला है। 20 दिन में फॉर्म भर के आपको जमा करना है। उसके बाद में 5 जून को 2022 को आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम इसका होना है। एग्जाम्स के बारे में बता दें आपको, 3 इसमें स्टेजेस होती हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। अलग अलग वैकेंसीज के लिए होता है साहब, लगभग 20 समथिंग के आसपास में पोस्ट इसमें होती हैं। 19 पोस्टें नोटिफिकेशन में 2021 वाले में देखने को हमको मिली थी। थोड़ी बहुत 19-20 होता रहता है, एक आध के आसपास, कैटेगरी बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो वैकेंसीज लगभग फिक्स ही होती हैं। टॉप के जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए मैक्सिमम बच्चे प्रिपेयर करते ही करते हैं साहब। तो फरवरी के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 5 जून को आपका एग्जाम होना है। 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। 3 स्टेज। प्रीलिम्स जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, अर्थात 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें गोले आपको खाली करने हैं। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, अर्थात वहां पर आपको उत्तरों को लिखना है। 7+2 यानी कि टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में। कैसे क्या है बताएंगे भी बाद में, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके पश्चात में आपका इंटरव्यू होता है, 275 मार्क्स का होता है साहब। ये 3 स्टेजें जो पार कर जाता है, जो भी अच्छी से अच्छी उसकी रैंक आए उसको वह पोस्ट अलॉट हो जाती है, वह कैडर अलॉट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपसे इन्फॉर्मेशन फॉर्म के दौरान ही भरवाई जाती है। प्रीलिम्स के फॉर्म पर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मेंस के फॉर्म पर आपसे इसमें भरवाई जाती है। यानी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद कि हाँ आप पास हो गए हैं, अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है आपने,
उसमें भरवाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला जाते हैं। इसमें एज क्या होती है साहब? मिनिमम एज इसमें होती है 21 ईयर्स। एज का जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में ध्यान रखने की चीज है कि इसकी एज काउंटिंग 1 अगस्त से की जाती है, यानी 1 अगस्त की दिनांक तक आपने मिनिमम 21 ईयर्स कंप्लीट कर ली हो। ऐसे ही जो मैक्सिमम एज होती है जनरल कैटेगरी के लिए 32 होती है। ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए 3 ईयर्स का उनको एक्सेप्शन मिल जाता है देखने को, तो यानी 32 + 3 35 साल तक की एज होती है। जबकि SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का उनको मिलता है रिलैक्सेशन, यानी 32 और 5 37 ईयर्स तक का होता है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अटेम्प्ट बिल्कुल फिक्स होते हैं साहब, जनरल और ओबीसी वालों के लिए कि आपको इतने अटेम्प्ट मिलने हैं। हाँ, SC और ST कैटेगरी के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अटेम्प्ट की संख्या ऐसी काउंटेबल नहीं होती है साहब। ठीक, यानी वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं यदि उस एज क्राइटेरिया में आ रहे, उसका ये मीनिंग होता है। तो सभी का अलग अलग है, उसको नोटिफिकेशन में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, फाइंड आउट कर जाएंगे। इसमें जो गौर करने वाली बात उसको समझिए, जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है जो भी विद्यार्थियों का, आपका बर्थडे यदि 1 अगस्त के पहले पड़ रहा है तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, 1 अगस्त के बाद पड़ रहा है तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से यदि आप देखना चाहें बिल्कुल शॉर्ट में, यदि 1 अगस्त के पहले आपका बर्थडे पड़ता है तो ऐसे विद्यार्थियों को लास्ट अटेम्प्ट पर नुकसान होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि जिन विद्यार्थियों का 1 अगस्त के बाद में पड़ता है बर्थडे तो उनको कभी लास्ट अटेम्प्ट का फायदा होता है। फायदा ये होता है कि आपके 6 अटेम्प्ट हैं तो लास्ट काउंटिंग आपकी ये चलेगी, 6 के 6 आप दे सकते हैं। जबकि यदि 1 अगस्त के पहले है तो जो आपकी एज 32 कंप्लीट होने वाली है तो साल का अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही दे लेने चाहिए, ये होता है। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आपका 1 अगस्त के पहले बर्थडे पड़ रहा है, आपको लगता है कि 2024 में मेरी एज 32 होगी, तो ध्यान रखिएगा 2024 में नहीं होगी, उसको सही तरीके से काउंट करिए, गलती हो जाती है। 2023 में ही आपकी 32 एज वो काउंट कर लेगा, क्योंकि वो 1 अगस्त की डेट से काउंट करते हैं साहब। तो इस बात को क्लियर करिएगा। कई विद्यार्थी इस धोखे में रह जाते हैं कि हाँ तो मेरा तो अभी 2024 में होगा, 32 मेरी तब होगी। तो आपकी तब होगी आपके बर्थडे के हिसाब से। यूपीएससी लेता है कि साहब सबका एक ही बर्थडे वो मानता है, 1 अगस्त, उसके पहले या बाद। इस बात में गलती कभी मत करिएगा, पूरा का पूरा एक अटेम्प्ट चला जाता है, बहुत कीमती होता है एक अटेम्प्ट। अनेक विद्यार्थी, नए विद्यार्थी गलती करते हैं। और भी इस पर डाउट हो पूछिएगा, डिटेल में इस पर चर्चा कभी को करेंगे साहब। आगे बढ़ जाते हैं। तो एज वाली बात, मिनिमम 21, मैक्सिमम 32, कैटेगरी वाइज अलग अलग। महिलाओं के लिए कोई विशेष छूट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जिस कैटेगरी में उसको गुलाम मिलेगा। हाँ, भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में जो क्राइटेरिया होता है वो 3 ईयर्स का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दिव्यांगों के संदर्भ में भी हम देखेंगे, खासकर वो जो कि फौज वगैरह में रहे हों, आर्मी वगैरह में रहे हों, उसके दौरान किसी घटना में ऐसा हो तो 3 ईयर्स का उनको मिलता है साहब। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बात करें तो प्रायः सभी राज्यों में 1 से 2 कम से कम एग्जाम सेंटर होते हैं। पहले केवल राजधानी में हुआ करते थे, अब ये जरूर है कि हाँ, भारत के वो शहर जहाँ पर आबादी 10 लाख से ज्यादा है, मेट्रो सिटीज के रूप में जिनको जाना जाता है, प्राय उन जगह पर सेंटर होते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 जगह प्रीलिम्स परीक्षा के सेंटर होते हैं। चारों चारों मेट्रो सिटीज कहलाते हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर। जबकि मेंस की परीक्षा मध्य प्रदेश में केवल भोपाल में होगी। यानी सीधी सी बात यह है कि प्रीलिम्स में एग्जाम सेंटर्स ज्यादा होते हैं, मेंस में एग्जामिनेशन सेंटर्स कम होते हैं। इस बात को क्लैरिफाई कर लीजिएगा, आपको कौन सा पास में पड़ रहा है। तो नेक्स्ट वन आ जाते हैं। तो ये थे परीक्षा केंद्रों के बारे में। राष्ट्रीयता के बारे में हम बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 2 और भी हैं पॉइंट इसमें, भूटान और नेपाल के नागरिक, वो भी इन एग्जाम्स को भर सकते हैं और वो एलिजिबल होते हैं। बस सिर्फ एक शर्त उसमें होती है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, विदेश सेवा में यहाँ से डायरेक्ट व्यक्तियों को नहीं लिया जाएगा, अदर जो पोस्टें होंगी उन पर ही लिया जाएगा। उसके लिए कंपलसरी भारत का नागरिक का होना। और भी कुछ क्लॉज होते हैं, तिब्बत से आए हुए शरणार्थी इत्यादि वगैरह, तो अलग अलग इस प्रकार के 5-7 क्लॉज होते हैं, तो इनके लिए उपलब्ध होता है फॉर्म भरना। यदि हम बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में, कोई भी विद्यार्थी जिसने कहीं से भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो वह एलिजिबल होता है इसके लिए। इवन जो परस्यूडिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, अर्थात जिनका फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर कंप्लीट होने ही वाला है, लास्ट ईयर ही है, लास्ट सेमेस्टर ही है, एग्जाम हो चुका है या होने ही वाला है, वो भी एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए साहब। तो ये चीज में होती है, सबसे खास बेनिफिट होता है।
तो सीधी सी बात यह है कि ग्रेजुएशन का लेवल होता है साहब। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि सर साइंस बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में हमारे सर 80% होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, कितने भी प्रतिशत के साथ में आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे थर्ड डिवीजन हो, चाहे आप ऑल इंडिया टॉपर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। तो किसी प्रकार की डाउट में ना आए, भ्रांतियों में ना आए। यहाँ पर मैं उन्हीं विषयों पर उठा रहा हूँ जिनको लेकर बच्चों को प्राय कंफ्यूजन हो जाता है। एक एक विषय पर यदि डिटेल में बात करूँ, चाहे एज को लेकर बात करें, चाहे क्वालिफिकेशन को बात करें, तो उनके अंदर में 10-10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यदि उसके बारे में और जानना चाहते हो किसी अगली वीडियो में, या आप डिटेल नोटिफिकेशन को स्टडी करिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि उस नोटिफिकेशन में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिन पर प्रायः ध्यान नहीं जा पाते विद्यार्थी को, मैं उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी तो आप अध्ययन करके उसको प्राप्त कर ही लेंगे नोटिफिकेशन को। चलिए नेक्स्ट वाला जाते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं तीनों स्टेजेस पर, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर आ जाते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं साहब, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, अर्थात 4 ऑप्शन में से आपको बोले वहां पर फिलअप करने हैं, काले करने हैं साहब। पहला पेपर कहलाता है जीएस का, यानी जनरल स्टडीज, जबकि दूसरा पेपर कहलाता है सी सेट का, यानी उसमें मैथ्स, रीजनिंग, पैसेज वगैरह, कॉम्प्रहेंशन, ये सब चीजें वहां पर आती हैं साहब। पेपर 1 ही जो होता है काउंटेबल होते हैं उसके मार्क्स, जबकि पेपर 2 जो मार्क्स होता है वह केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी सी सेट वाला क्वालिफाइंग है। आपको वहां पर उसे सिर्फ क्वालिफाई मात्र करना है, ये चीज होती है। क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज होता है वह प्राय लगभग सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस वगैरह में जो है उसके आसपास में ही आपका है। सीधी सी बात है कि 80 प्रश्न आते हैं पेपर 2 में, 80 में से लगभग 27, या मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि 28 क्वेश्चन आप पास कर जाते हैं या सही हो जाते हैं आफ्टर माइनस मार्किंग की, तो आप वहां से क्वालिफाई कहलाएंगे। जो काउंटिंग होती है वो पेपर 1 की होती है साहब, इस बात को आप समझिएगा। पेपर 1 के ही क्वेश्चनों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जिन विद्यार्थियों के अंक ज्यादा होंगे वही विद्यार्थी मेंस के लिए क्वालिफाइंग कहलाएंगे, उन्हें मेंस देने मिलेगा। पेपर 2 केवल क्या बताया आपको, क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का बताया मैंने आपको। अब इसमें ध्यान देना, मैंने कहा कि आफ्टर माइनस मार्किंग, इसका मतलब यह है कि माइनस मार्किंग होती है। सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग वाले एग्जामों में से एक कहलाता है। 0.33% माइनस मार्किंग इसमें होती है। अर्थात सीधे शब्दों में, यदि आपने 3 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक, और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो आपका एक क्वेश्चन का बराबर जो हम देख रहने वाले हैं 0.33 जो मार्क्स उसके होते हैं वो कट जाएंगे। और भी सिंप्लीफाइड वे में आप इसको बोलें कि यदि आपके टोटल 3 प्रश्न गलत हैं तो उसके तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। एक जो आपने प्रश्न सही किया होगा उस एक प्रश्न के नंबर भी पूरी तरह से चले जाएंगे, यानी 3 के वो तो नंबर नहीं ही मिले, प्लस जो इसके नंबर मिले थे 1 क्वेश्चन के जो कि सही हुआ था वो चला गया। कारण क्या है, 0.33, ये इसका मीनिंग होता है साहब। यानी 3 गलत तो आपका एक सही वाला भी गया, 6 गलत यानी 2 सही वाले भी गए। सीधी बात है कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाए हुए हैं साहब जी, ठीक है, लेकिन उसने अटेम्प्ट किए थे कितने क्वेश्चन, मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 15 क्वेश्चन है उसके गलत। 15 क्वेश्चन का 0.33% क्या होगा, 5 होगा। यदि उसने 55% 55 क्वेश्चन सही किए थे तो उनके नंबर मिलेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चनों के नंबर भी कट जाएंगे, यानी 55 में से 5 गए तो बचे कितने उसके, मात्र 50 कहलाए। कट ऑफ मान लीजिए 51 जाता है तो वो बंदा बाहर हो जाएगा, लेकिन यदि 50 जाता है कट ऑफ, या 49 जाता है या उससे कम जाता है, तो उस व्यक्ति को मेंस देने मिलेगा, ये उसका मीनिंग होता है। तो जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वो सही होने चाहिए, या उनमें से मैक्सिमम सही होने चाहिए। गलत क्वेश्चन की संख्या अगर ज्यादा होगी तो आपके जो सही प्रश्न है उनमें से नंबर कट जाते हैं, दैट इज माइनस मार्किंग। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। अनुभवी विद्यार्थी हो चाहे कम अनुभवी विद्यार्थी हो चाहे नए हो, जो आपको एग्जाम्पल दिया मैंने उसको समझिएगा। 55 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट कितने करे साहब, 70 क्वेश्चन। 15 क्या निकले साहब, अपने गलत के गलत निकले, कितने कट जाएंगे, 5, तो बचे कितने, 4। मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा होता, बोले सर 55 तो हमारे सही हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन अटेम्प्ट कितने करे थे, बोले सर हमने 100 के 100 कराए थे, यानी कितने गलत कहलाए, 45 गलत कहलाए। 45 का 1/3 यानी 0.33% क्या होगा, 15।
55 में से उसके 15 क्वेश्चन चले जाएंगे, बचे कितने 40। उसको मात्र उन 40 क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे, ये होता है। इसीलिए स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट उस मात्रा में करें कि कुछ यदि आपके गलत हो भी जाए तो इतना तो बचे आपका स्कोर कि आपके सही प्रश्नों के जो बाकी के नंबर हैं उसके बिहाफ में आप आगे बढ़ जाएं। इसलिए ना तो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ना ही इतने कम अटेम्प्ट करने चाहिए कि साहब कंफ्यूजन ही हो गया कि 2-4 गलत हुआ और उतने से हम बाहर हो गए। बोले कट ऑफ हमको मालूम है सर 50 जाता है, हमने अटेम्प्ट ही 50 किए थे, हमें लगा कि पूरे के पूरे सही होंगे, 50 के 50 हमारे सही हैं। कोई नहीं कह सकता ये बात कि मेरे पूरे ही सही होंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके, मान लीजिए 3 क्वेश्चन डाउट के कारण, कंफ्यूजन के कारण वहां गलत हो गए। 3 क्वेश्चन के कारण कितना कट जाएगा आपका, 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी आपको कितने के नंबर मिलेंगे, 50 में से 3 गए, 47 के तो नंबर मिलेंगे ही नहीं आपको, एक और कटेगा तो 46 के नंबर मिलेंगे, ये उसका मीनिंग होता है। और पता चला ये कट ऑफ गया कितना, बोले सर 47 गया, 48 गया, 50 गया, तो ये उसका मीनिंग होता है। इसलिए इतने भी कम अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और इतने भी ज्यादा नहीं करना चाहिए कि माइनस मार्किंग में ही पूरा का पूरा आपका हिसाब किताब चुकता कर दे यूपीएससी। क्लियर बात ये है। और आखिरी में बचे नहीं अपने पास कुछ भी, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अच्छे विद्यार्थी जो प्राय काफी तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए एक एवरेज होता है कि सर 70 क्वेश्चन 73 74 75 समथिंग के आसपास में हमने सही करके आए हुए हैं, बहुत हुआ तो मैक्सिमम 80 लगा के आए हुए हैं सर। मालूम है कि 15-20 क्वेश्चन हमारे, मान लीजिए कि 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, 80 हम लगा के आ गए, 80 में से 18 चले गए अपने, क्लियर, बचे कितने अपने पास में 62 बच गए साहब। 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, 6×18, 6 क्वेश्चन आपके और कट जाएंगे, 62 में से 6 और चले गए आपके, बचे कितने 56। बोले सर कट ऑफ जाता कितना है, 50 से लेके 55 के बीच में कुछ भी कट ऑफ हो सकता है, यूपीएससी का इतना होता है। बोले फिर भी हमारे 56 लगभग मोटे तौर पर आ जाने चाहिए, ऐसा लग रहा है, लक ने साथ दिया, अपन ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ तो आ जाता है। तो अच्छे विद्यार्थियों का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारी प्रक्रियाओं से बड़े पास से गुजरा हूँ, 5-5 बार मैंने इसकी विभिन्न स्टेजेस को क्वालिफाई किया हुआ है, बड़े आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, ठीक है, शायद मेरी कमी रही होगी, बैड लक है, जो भी जिसको जो समझना हो। तो उन अनुभवों, इतने वर्षों के अनुभवों के आधार पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि हाँ प्रीलिम्स परीक्षा में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन या इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं नहीं सर हम तो सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करें जितने हमसे बनता है। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, इस बात को समझिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि पूरे क्वेश्चन में आप कभी नहीं कह सकते कि सर मैंने जितने लगाए हैं वो एग्जैक्टली पूरे सही है, कुछ तो उनमें से दाएं बाएं हो ही जाएगा साहब। और यूपीएससी का जो पेपर का लेवल होता है, आईएएस का जो पेपर का लेवल होता है, वो ऐसा होता है कि 50 क्वेश्चंस के बाद में आपको तुक्का तो खेलना ही पड़ेगा साहब, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इतना स्मार्ट वो पेपर होता है साहब। और बड़ी स्मार्टनेस के साथ में आपको उसको बनाना पड़ता है। 40 से 50 क्वेश्चन ईजी होंगे, मान गए ये बात, बोले ये हमारे पूरे सही है, लेकिन उतना कट ऑफ जाता नहीं है, कट ऑफ तो उसके ऊपर पहुंचेगा साहब। कुछ क्वेश्चन का आपको रिस्क लेना पड़ेगा ही, क्योंकि सारे के सारे आपने 50 लगाए सही नहीं हो पाएंगे। हो सकता है अपन जिसको काला समझ रहे हो वो पीला निकले, जिसको अपन ने दिमाग में चल रहा हो कि नहीं वो दिल्ली पूछ रहा है लेकिन वो पूछ रहा था मुंबई, हो गया, गलत हो गया साहब, हो जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मनुष्य है, गलती हो जाती है साहब। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ के पार निकलने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पर तुक्का लगाना ही पड़ेगा। अब वो जो तुक्का होगा वो एक लॉजिकल होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर होना चाहिए कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट ये वहां उस हिसाब से तो ये होता, तो फिर इसका 4 में से 2 ऑप्शन तो अलग हो गए, बचे ये 2 हैं, इन 2 में से एक ज्यादा क्लोज लग रहा है उसको मैं लगा दूंगा। तो ये थोड़ी सा पैटर्न होता है, क्लियर है। और कहें तो मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, बताना चाहूंगा मैं आपको, मोरिंगा के बारे में क्वेश्चन आया था, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है सर, ठीक। 2 चीजों को लेकर पूछा था, मोरिंगा यानी कि सहजन वृक्ष, जबकि दूसरा एक और था इमली, उसको लेकर क्वेश्चन था। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 63 में आपको दिया, आप उसको देख सकते हैं। एग्जैक्टली पहली बार में आपको पढ़ देता हूँ और इसके बताने का मेरा आशय है कि वो देखिए इसको किस तरीके से आपको उसको बनाना चाहिए, किस प्रकार से आपको उसको बनाना चाहिए, कुछ अप्रोच आप देखिए। जरूरी नहीं है कि जो कुछ आप पढ़ गए हैं सब कुछ ही एग्जाम में आ ही जाए, बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्टली पढ़े नहीं, इनडायरेक्टली वाले होंगे,
और उनके साथ में भी आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। क्या सिचुएशन होती है वो देखिए, इजी वाले तो अपन बना ही देते हैं साहब, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक, इसमें बताना ये है, मैं क्वेश्चन की सीधे एंडिंग वाली लाइन पढ़ रहा हूँ कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है। यही तरीका होता है। ऊपर का पहली लाइन क्वेश्चन की, बीच में कौन कौन से कथन दिए मैंने जानबूझ के नहीं पढ़े, पहले ही क्लियर कर लिया कि क्या बताना है, सही है या नहीं है। ये टेक्निक होती है। नहीं तो कई बार अपन पहले असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते आ रहे, बाद में मालूम चले ये बताना था कि नहीं है सही, अपन सही वाला ढूंढ रहे थे। तो क्वेश्चन पहले ही क्लियर कि हमको ढूंढना क्या क्या, सही सही वाले ढूंढना है। 2 बार तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम, क्वेश्चन उसको एनालाइज करना पड़ेगा। मिनिमम बता रहा हूँ 2 बार 3 बार भी पढ़ सकता है, 4 4 5 5 बार पढ़ने पड़ जाते हैं कई क्वेश्चन साहब, इतना टफ होता है ये। 100 क्वेश्चंस 2 घंटे पता नहीं चलेंगे वहां पर प्रिलिम्स परीक्षा में साहब आपको। ठीक, सेम बात मेंस पर भी लागू होती है, मालूम नहीं चलेगा कितने तेजी समय गुजरा है। यही मैनेजमेंट, यही टेक्निक, यही स्मार्टनेस आप यूज करिए, आपका होता है साहब। चलिए द नेक्स्ट वन, तो बताना कौन से सही है। सबसे पहला कथन दिया है, मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। ठीक, इंग्लिश में दिया होगा आपको, ड्रामेस्टिक वर्ड यूज करते हैं। ठीक, एवरग्रीन। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल भी आंसर पर पहली बार में नहीं पहुंचो। दूसरा दिया है वहां पर कथन, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा, भारत में अधिकांश इमली जो होती है लघु वनस्पति के रूप में इकट्ठी करते हैं। ठीक है। चौथा, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। ठीक है, मान गए। पांचवा, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उपयोग में या बनाने के लिए उत्पादन में किया जा सकता है, ऐसा दिया है। पहली बार में पूरे क्वेश्चन को जनरलाइज वे में पढ़ लो, आप ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचो, कभी नहीं पहुंचना। सीखिए आप टेक्निक। अब अपन इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के साथ में, इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी यहाँ ड्रामेस्टिक बोलेंगे तो कुछ कुछ समझ जाएंगे। हिंदी मीडियम मोरिंगा पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ब्रैकेट में दिया सहजन वृक्ष, ट्रांसलेटेड है ये, तो भी नहीं समझ पाएंगे कौन सा है। तो उसके आसपास के वर्ड्स देखो कि आपने ऐसा कोई वृक्ष का नाम सुना है। रियल वर्ड इसका जो देशी देशज लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है वो कहलाता है मुनगा। मध्य भारत उत्तर भारत में यूज करते हैं, दाल इत्यादि वगैरह के साथ में भी मिलाकर खाया जाता है। तो जानते होंगे, अपने घर के आसपास में देखा होगा। ये उसके बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप इतना हिंट कर गए तो पहली स्टेज तो आप पार कर गए। ठीक, इमली के बारे में तो अपन परिचित है। इमली ऐसा कुछ नहीं दिया, खट्टी और मीठी ऐसे कुछ भी नहीं दिया, इमली बस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करने की प्रक्रिया को समझो, उसको अपन ने सही तरीके से प्रोसेस करके एनालाइज कर लिया तो पेपर बना दोगे साहब आप। इस मामले को समझिए। मोरिंगा यानी मुनगा के बारे में पूछ रहा है। एक फलीदार सदापर्णी, सदापर्णी यानी एवरग्रीन, सदाहरित वृक्ष है, फली वाला है, हाँ है। यूपीएससी की आदत होती कि पहला वर्ड वो जानबूझ के क्या करेगा, पहला या दूसरा वर्ड, एक वर्ड देगा आपको गलत, दूसरा देगा सही, वो एक ही सेंटेंस में देगा। तो होता है कि बोले ये शब्द भी सही, बोले हाँ ये भी शब्द सही, हाँ, और उसके बाद वाला तीसरा जो शब्दों को जानबूझ कर वो क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, गलत को गलत नहीं देगा। अपन को लगता है शायद ये भी सही हो, तो हाँ हाँ के चक्कर में तीसरे बार भी आपके मुंह से क्या निकल जाता, हाँ। ठीक, पहला, मोरिंगा एक फलीदार वृक्ष है, सदापर्णी तो फलीदार वृक्ष है, मोरिंगा वृक्ष है। ठीक है, लेकिन एवरग्रीन है क्या, नहीं। उत्तर भारत मध्य भारत में पाया जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो ये विशेषता नहीं है। इसका मतलब पहले ही कोटेशन क्या है साहब जी, वो गलत है। लेकिन उसको पुट करने का स्टाइल देखो आप यूपीएससी का, कि मोरिंगा एक फलीदार, फलीदार तक तो बात सही थी, सदापर्णी लिखा है, वो वर्ड भी जानबूझ के उन्होंने ऐसा लिखा है। सदा हरित नहीं लिखा, जिसको आप बार बार टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो कि हाँ परिचित हो जाओ, सदापर्णी। एक एक शब्द के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उसको समझने के लिए साहब, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में तो फिर भी चलिए एवरग्रीन वर्ड ही यूज किया जाता है। ट्रांसलेटेड होता है ये पेपर, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बेसिकली इंग्लिश में बनता है। उसके बाद में इसके कारण हिंदी मीडियम वालों को कई बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है साहब, उस पर भी कभी बात करेंगे। अभी मुद्दे पर आते, तो पहला कोटेशन क्या निकला, गलत ही है साहब। कोटेशन नंबर 2, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानीय वृक्ष है साहब, ऐसा करके दिया है। करंट अफेयर से रिलेवेंट था, यदि न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आप लगातार पढ़ रहे होते तो ये चर्चा में था। वैसे भी नगोया प्रोटोकॉल, आईसी लक्ष्य के कारण हमको बार बार पढ़ना पड़ते हैं ये सब वृक्ष वगैरह की कौन सा किस देश के हैं। इसके पहले भी आप देखें हर साल एक क्वेश्चन इंडिजेनस जो भी ट्रीज होते हैं उनके बारे में आता ही आता है, हर साल आता है क्वेश्चन यूपीएससी का। तो तैयार अपन पहले से कर रहे होते। करंट में चर्चा में था, क्या चर्चा में था साहब, कि इमली का जो वृक्ष है वह कहाँ का, अफ्रीका का है, ना कि दक्षिण एशिया या एशिया का साहब जी। ठीक है, कम पानी में भी हो जाने वाला, लंबे समय तक पानी ना मिलने वाला, ऐसा वाला वो वृक्ष कहलाता है। तो इमली का पेड़ जो है दक्षिण एशिया के स्थानीय वृक्ष है, नहीं है, यानी दूसरा कोटेशन भी गलत है। तीसरा,
भारत में अधिकांश इमली लघु वनस्पति के रूप में इकट्ठी की जाती है। हाँ करते हैं, जंगल जाते हैं उठा के ले आते हैं, आस पड़ोस में हो तो उठा के ले आते हैं, सब रख लेते हैं, बाद में बेच देते हैं मार्केट में जाके, चाहे मीठी हो चाहे खट्टी वाली। ये वाली बात तो सही है साहब। तीसरा कोटेशन सही है। पेंसिल जो भी यूज कर रहे हैं उसके पीछे क्वेश्चन के जो कोटेशन गलत है टिक मार्क बना लेना चाहिए, बोले पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, जबकि तीसरा वाला हल्का छोटा सा टिक, ये सही है। चौथा कोटेशन क्या दिया हुआ है, भारत इमली और मोरिंगा के बीजों का निर्यात करता है। भारत किसका निर्यात नहीं करता है? खाद्यान्न के मामले में, फलों सब्जी इत्यादि के मामले में, सब मैक्सिमम चीजों का तो करता है। तो इन बातों से हम परिचित हैं कि हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन होता है, तो कर देंगे निर्यात, क्या दिक्कत है। चौथा भी सही होगा। पांचवा, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग बायोफ्यूल के लिए उत्पादन में किया जाता है। किसके बीजों का उपयोग बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में नहीं किया जा सकता साहब जी? हर किसी का लगभग किया जा सकता, बशर्ते बीज मिले उसमें ऑयल हो। जब लौंग का तेल निकाल सकते हैं साहब जी अपन, तो किन किन चीजों का नहीं निकाला है? तो ऐसे पक्ष, इसका मतलब बीज है तो ऑयल निकाल के उसमें से अपन काम बना सकते हैं साहब जी। तो ये वो चीज कही जा रही है। तो यानी पांचों कोडिशन भी सही है कि इनके ईंधन का उपयोग बायोफ्यूल के उत्पादन में किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। ये नहीं कह रहे कि इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में बायोफ्यूल निकलता, बहुत कम मात्रा में, ये कुछ नहीं कह रहे। बायोफ्यूल मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स का था ये, पढ़ रहे होते अपन, चर्चा में होता। इसका मतलब क्या है, पहला और दूसरा कोडिशन गलत है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा कोडिशन सही जा रहा है। कुछ इस तरह से एनालाइज करना था अपनी विशुद्ध हिंदी भाषा में, या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें, उसको तोड़ तोड़ के समझ समझ के पढ़ना था और फिर बताना था। यानी 3 4 5 ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उससे बनाना था आपको ये। तो इस टाइप से स्मार्टनेस से आपको बनाना पड़ता है, चीजों को इधर से कहीं उधर से रिलेट करके जोड़ करके बनाना पड़ता है साहब। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। यूपीएससी वैसे भी साफ साफ लिख कर देता है साहब कि उसकी परीक्षाओं का जो लक्ष्य होता है, चाहे मेंस के लिए स्पेशली लिखता है, बट सभी के लिए होता है वो, कि उसका जो लक्ष्य है बच्चों की मेमोरी या तथ्यों को संग्रहित रखने की क्षमता मात्र चेक नहीं करना है, उसके संपूर्ण ज्ञान को चेक करना है साहब, कि उसकी एनालाइजिंग पावर क्या है, बाकी अन्य चीजों के प्रति उसका ज्ञान क्या है, समझ क्या है साहब, सोच क्या है, इन सभी बातों को चेक करता है। ना केवल कि हाँ तुम्हारी मेमोरी टिप्स मात्र क्या है, या सिंगल लाइन फैक्ट्स तुम कैसे क्या याद रख लेते हो। इसलिए इनके क्वेश्चन पेपर ऐसे होते ही नहीं है जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि वगैरह के होते हैं। उनका वन लाइन पर क्वेश्चन होता है और खत्म हो जाता है, जबकि इनका वन लाइन से शुरू तो होता है लेकिन 7वीं 8वीं नंबर की लाइन पर जाकर खत्म होता है साहब। उनका क्वेश्चन इतने छोटे से स्पेस पर आ जाएगा और इनका आएगा इतने बड़े स्पेस पर। तो यही आप समझें कि वो देखना चाहते साहब आपका संपूर्ण ज्ञान। क्वेश्चन इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी थक जाते हैं, जिनकी आदत नहीं होता। फिर बाद में डिप्रेशन आता है कि बोले साहब तो इतना बड़ा पेपर था, इतना टफ था, हम तो अगली बार देने नहीं जाएंगे। नहीं, उसकी एक सही रणनीति है, उसके पेपर को बनाने का एक सही तरीका, एक स्ट्रैटेजी है, उसको वैसे बनाना चाहिए साहब, है ना। तो कुछ ऐसा आपको पॉइंट बताया। कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर इसके ठीक पहले दिया है, 62 नंबर का क्वेश्चन। पृथ्वी पर जल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। क्या दिया है साहब जी? इसके बाद में सीधे क्या पढ़ेंगे अपन, कथन नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। पूछ रहा है कि साहब इनमें से कौन से सही है। सही को मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लेना। गलत लिखा होता तो उसको अंडरलाइन कर लेना, ताकि वो आप किसको समझा रहे हैं, आप खुद को समझा रहे हैं। साहब मुझे ये बताना है कौन कौन से गलत है, कौन कौन से सही। जो पूछ रहा हमको वही बताना है। पता चला वो गलत पूछ रहा, हम सही समझ रहे, वो सही पूछ रहा, हम गलत समझ रहे, हम आंसर उल्टा ही लगा के आ जाते हैं। हर विद्यार्थी इस गलत फहमी के कारण जब भी पेपर देता है, उसका 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ इस बाबत गलत तो होता ही है, प्रत्येक विद्यार्थी का। इसलिए इन पर गलती ना करें। जो आपसे बनता है कम से कम उसको तो गलत ना होने दें। भले ही उसको 1 बार नहीं 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, लेकिन कभी भी जो बना हुआ है, आपसे बन रहा आपके ज्ञान की सीमा क्षेत्र में, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। नहीं बरतोगे तो लापरवाही हो जाएगी, और लापरवाही बहुत हानिकारक होगी साहब। तो एक अनुशासन चाहिए, इसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए यूपीएससी के लिए। इस बात को आप समझिए, ऐसे कुछ पढ़िएगा। और भी आप अपने तरफ से टेक्निक्स इत्यादि वगैरह बना सकते हो, देख सकते हो। मुझे जो ये लगा मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन देखें तो बताने क्या सही है। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में, आप ऑब्जर्व करना, मैं क्वेश्चन को शॉर्टन कर रहा हूँ, यानी उसमें जो बात कही वो इतने लंबे में कही है, पर आपको समझाने की दृष्टि से, खुद को समझाने की दृष्टि से मैं उसको शॉर्ट पार्ट में कह रहा हूँ, यानी उसका संक्षेपण करके कह रहा हूँ, ताकि उस बड़े से बड़े इतने बड़े क्वेश्चन को इतना करके छोटा करके उसको एनालाइज कर सकूँ, रैपिड राउंड में एनालाइज कर सकूँ, कम से कम समय कर सकूँ। ये टेक्निक अपनाना वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, ये किन्हीं किताबों इत्यादि वगैरह में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, जो तौर तरीके में बता रहा हूँ। आप तो गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। कोटेशन नंबर 1 दिया है, नदियों और झीलों के संदर्भ में जल की मात्रा
भूजल की मात्रा से ज्यादा है। मात्रा मात्रा वर्ड यूज करके आपको घुमा देगा। सीधा सीधा क्या है इसका सार, नदी झील में पानी ग्राउंड वाटर लेवल से ज्यादा की कम, तो कह रहा है ज्यादा है। हम इस बात को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं साहब, एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको, आप कोशिश करूंगा उसका स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लगा दूं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी और हर बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ है पूरे सौर जल में, 97% महासागरों में। उसके बाद में हम बात करें तो ये तो महासागरों में खारा हो गया। 3% पानी कहलाता है मीठा, समथिंग 3% पानी में से 2% पानी तो अकेले ग्लेशियर्स में है। ठीक, तो यानी सबसे बड़ा क्या होता है ग्लेशियर। उसके बाद में बचा अभी भी क्या 1% पानी। इस 1% में से भी मैक्सिमम पानी यानी पॉइंट समथिंग 68 या 70% हमको मिलता है, 68 मिलेगा एनसीईआरटी में। यानी 1% में से भी 0.68 पानी केवल और केवल ग्राउंड वाटर लेवल है। यानी तीन सबसे बड़े सोर्सेस, पहला क्या कहलाया समंदर, दूसरा क्या कहलाया ग्लेशियर, तीसरा क्या कहलाया आपका ग्राउंड वाटर। उसके बाद ही में सब कुछ आता है। ये तो अपन पढ़ते हैं, बहुत बेसिक सा डेटा है, हर किसी का पॉइंट ऑफ परसेंटेज याद नहीं रखना है, पर इतनी बातें अपन पढ़ते हैं। या अच्छी तैयारी जब आप कर रहे हैं तो पढ़ाने वाले ने उस दौरान आपको बताओ कि बेटा इन लिस्टों को ऐसे ध्यान रखना। 10 फैक्ट दिए, 10 के 10 याद नहीं रखना, कम से कम टॉप 3 तो याद रखोगे, टॉप 4 तो याद रखोगे साहब जी। ठीक, तो ये दिया हुआ है आपको। अब अपन इसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब नदी झीलों में पानी ग्राउंड वाटर से ज्यादा है क्या? नहीं है ये बात। हमको पता है कि सबसे ज्यादा समंदर, उसके बाद में ग्लेशियर, उसके बाद में ग्राउंड वाटर, तो यानी कि इनके बाद में ही नदी झील आएगा। तो पहले ही कोटेशन उनका क्या कहला गया, गलत। उसके बगल में हल्का सा छोटा सा पेंसिल से बना दिया आपने मार्क। कोटेशन नंबर 2, ध्रुवी हिमच्छद और हिमनदों में जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं साहब। बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है, टफ हो जाता है हिंदी मीडियम्स के लिए। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ग्लेशियर्स के संदर्भ में वहां पर बात हो रही होगी साहब जी। ठीक, पोलर कैप्स और इत्यादि वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो ग्लेशियर में और हिमनदों में, तो यानी एक ही बात हुई साहब जी। ग्लेशियर्स में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से यानी ग्राउंड वाटर लेवल से ज्यादा है, तो हाँ हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स में ही मीठा पानी था। उसके बाद समंदर में खारा है वो तो यानी ये वाली मात्रा ज्यादा है, तो हाँ ये ज्यादा है, तो ये वाला कोटेशन क्या कहलाया सही। सिर्फ इतने से एनालाइज करना था। पूछा क्या है आपसे कि गलत बताओ कि सही, तो हमने पढ़ चुके हैं पहले कि सही वाले बताने। तो पहला वाला था गलत, जबकि कोटेशन नंबर दूसरा था सही। इसका आंसर होगा ओनली 2। इस प्रकार से आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 62 है, बी इसके ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे हमने देखा कि हाँ उसका होना चाहिए ओनली 2, अपन ढूंढ लेंगे ओनली 2 कहाँ लिखा है। ऑप्शन ए में लिखा, बी में लिखा, सी में लिखा, डी में, मिल जाएगा अपन को। मिल रहा है इसका मतलब अपन ने सही तरीके से लॉजिकल उस पर विचार किया हुआ है। क्लियर है? तो कुछ इस वे में अपन को क्वेश्चन को बनाना चाहिए था वहां पर। निश्चित रूप से अपन को पेपर आसान लगता था। यूपीएससी कुछ और भी टेक्निक यूज करता है। देखें कि एक क्वेश्चन है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये शॉर्ट में जरूर दिया है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर ये लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्या है, और फिर 4 ऑप्शन दिए। तो यानी क्वेश्चन या तो कभी वो बड़े देता तो पढ़ते पढ़ते थका देगा आपको, आपके ब्रेन को, और जब वो छोटे देता तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड यूज कर देता कि घुमा देता। वो पूछना सीधा होगा लेकिन वो उल्टा पूछेगा। इसका मतलब यह है कि बोले आज रविवार नहीं है, इसका मतलब बाकी जितने वार बचे वो हैं, ये वो पूछता है। वो सीधा सीधा नहीं बोलता कई बार। तो आपकी एनालाइजिंग पावर को देखता है कि आपका ब्रेन इतने दबाव में उस 2 घंटे में 100 क्वेश्चन को पढ़ने दबाव दौरान में कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कितनी क्षमता है आपकी, वो ये देख रहा होता है कि आप इतने दबाव को कैसे मेंटेन करते हो साहब, प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हो, वो ये देख रहा होता है साहब। एक आध दो वर्ड घुमा देता है, वो इस तरह से देता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, न्यूनतम जल दक्ष। एक बार हिंदी देख ली, एक बार अपन उसका इंग्लिश का वर्ड देख लिया। लीस्ट वाटर एफिशिएंट बोले पहली बार सुना, हो सकता है कई लोगों ने पहली बार सुना। इसको ऐसे देखना था कि सर हमने लीस्ट फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां सुनी हुई हैं, बोले ये गाड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। फ्यूल एफिशिएंट का मतलब है कि कम फ्यूल में ज्यादा चलती है। लीस्ट वाटर यानी कम पानी में ज्यादा चलेगी, नहीं फसल देगी। यानी ऐसी कौन सी फसल पूछ रहा है वो जिसमें कम पानी आप लगाएंगे, इनपुट के रूप में देंगे, और आउटपुट उसका क्या होगा, प्रोडक्शन फिर भी अच्छा देगा। अब अपन देखते हैं साहब, तो कंक्लूजन क्या है अपना, कम पानी उसमें लगेगा, फसल अच्छी दे दे। ठीक, पहला है गन्ना, गन्ने में ज्यादा पानी लगता, 12 महीने की फसल होती साहब, ये तो अलग ही करो। सूरजमुखी ऑयल वाली होगी साहब जी एकदम, तो इसमें भी ज्यादा पानी लगता है। ठीक है, वही पूछ रहा है रबी और खरीफ इत्यादि संदर्भ में फसलें ही पूछ रहा है, बट दूसरे वे में, या फिर सिंचाई के माध्यम से पानी के संदर्भ में पूछ रहा है वो।
तो यानी कि गन्ना में ज्यादा पानी लगता है, इतना मोटा होता है वो साहब जी, रस इत्यादि सारी बातें, इतना ज्यादा पानी चाहिए। सूरजमुखी मोटा पौधा होता है साहब जी, ज्यादा चाहिए साहब। ठीक। तीसरा दिया बाजरा, चौथा दिया है आपको अरहर। अरहर यानी कि दाल, यानी कि पल्सेस वगैरह, बीज के संदर्भ में। इसका मतलब उसमें भी ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, कम लगता है। लेकिन तीसरा के बाद में अपन चौथा ऑप्शन देखें तो बाजरा दिया है। बाजरा अपन को पता है साहब जी, राजस्थान की फसल है। ठीक। रबी की फसलों के संदर्भ में अपन इस चीज को देख लें, कम पानी बरसता है राजस्थान वगैरह में, वहां देखें अपन, उस बारिश में ये पौधा होता है। तो राजस्थान में अपन ने देखा, डायरेक्टली ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा, हिस्ट्री वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, शेरशाह का पढ़ा होगा, बोले मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत का साम्राज्य खो बैठने वाला था साहब। तो इस तरह से बोला बाजरा राजस्थान कहीं से रिलेट हो रहा था, पढ़ने के दौरान में आ ही जाता है। कम बारिश राजस्थान, कम बारिश में ही फसल ये वाली हो जाती है साहब, मोटे अनाज इत्यादि अपन बोलते हैं साहब। इसका मतलब है ज्यादा क्लोज, अरहर से भी ज्यादा बेहतरीन आंसर क्या लग रहा है आपको? बाजरा। इसका आंसर ये लगाना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिस पर मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चनों पर चर्चा करी। पूरे क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, 100 में से 50 क्वेश्चन आसान, 45 से 50 क्वेश्चन आसान, वो अपन सही बना लेंगे पढ़ करके, अच्छी मेहनत करके। उसके बाद में बाकी बचे 50 क्वेश्चन, बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से 20 क्वेश्चन तो भूल जाओ, जीवन में कभी नहीं बनेंगे आपसे। तो क्या विद्यार्थी, तो क्या, जिस बोर्ड ने ये पेपर बनाया, जिस टीम ने बनाया, मान लो 10 लोगों की टीम ने ये पेपर बनाया है, उन 10 में से 9 लोगों से 100 के 100 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैं आपको साफ बता दूं। तो इसलिए कभी भी ये तो प्रयास करना ही नहीं कि बोले 100 के 100 सही बना के ही आएंगे। और प्रीलिम्स में तो टॉप करना नहीं, मेंस में करो ना भाई, करना ही है तो इंटरव्यू में करिए ना साहब जी। तो कभी भी आपका जो वे होगा वो मध्यम मार्गी होगा, इसमें स्मार्ट होगा कि हाँ, 100 नहीं अटेंड करना, 50-45 भी नहीं करना, कुछ इस वे में करना है कि साहब थोड़ी बहुत गलत होके अपने बाकी सही हो जाए। 50 क्वेश्चन आसान वाले अपन लगा के आ गए हैं साहब, 45-46-47 अपने सही हो जाएंगे। बाकी अब बाकी जो क्वेश्चन टफ और मिड रेंज के बीच के हैं या मिड रेंज के हैं, उनको टच करो। 20 क्वेश्चन मैंने कहा बिल्कुल टफ होंगे, मतलब उनका लेवल बिल्कुल सुपर होगा, हायर होगा, उनको तो छूने नहीं, भूल जाओ, उनको तो अलग कर दो। उनके सामने तो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में हाथ जोड़ने कहना, भाई साहब आपको तो नहीं बना पाएंगे हम, हाँ हमको कम ज्ञान है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए साथी। आपको अभी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य प्राइम टारगेट क्या है कि एग्जाम प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, मेंस में निपटेंगे बाकी चीजों से साहब। तो कभी भी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बचे वो जो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी आपको लगे, उनमें खेलिए आप अपना, बड़ी स्मार्टनेस, बड़ी लॉजिकल वे में। तो कुछ इस तरह की टेक्निक्स को अपनाइए। ये टेक्निक या तो 2-4-10 बार अपन फेल हुए हो तब आए, इतने अटेम्प्ट मिलते नहीं साहब। इसलिए जो चीजें बताई जा रही हैं उनको सुनिए, सीखिए, समझिए साहब, प्रैक्टिस में लाइए, इससे लाभ होगा। सभी क्वेश्चनों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, कुछ मैंने ऐसे उठाए साहब। तो सीधी बात तो ये है साहब, कि प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाई करने का एक बहुत ही इजी वे हो सकता है। किस तरीके से चीजों को देखना चाहिए अपन को, एक हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा था, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। प्रीलिम्स के सिलेबस में सिवाय हेडिंग के कुछ नहीं दिया है साहब। अगर आपको वाकई में सिलेबस को देखना है तो आप यूपीएससी का, आईएएस का, मेंस का सिलेबस देखिए साहब। प्रीलिम्स के में तो कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, कोई औचित्य नहीं होता उसको देखने का या देने का, पर दिया जाता है एक प्रक्रिया, औपचारिकता। मेंस के सिलेबस को कुछ इस तरीके से देखिए साहब, आप पाएंगे कि मेंस के सिलेबस में जिन पॉइंट्स को डिटेल में बताएगा कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, उन सेक्शनों में से ही प्रीलिम्स का पेपर बनता है, बाहर नहीं होता। और उससे आपको जबरदस्त हिंट मिलता है कि फला फला टॉपिक के भी कौन से वाले सेक्शन में अंदर से घुसकर पूछेगा वो क्वेश्चन, क्या प्रवृत्ति होगी। क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, पर उसका पैटर्न क्या होगा ये जरूर पता चलेगा। तो उससे फायदा ये होगा कि करोड़ों चीजों की बजाय आप कुछ लाख चीजें पढ़ लोगे और उनको याद रख लोगे और पेपर को इजीली बना दोगे। तो ये हिंट कहाँ से मिलता है? ये आपको हिंट मिलता है मेंस के सिलेबस से, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलता है। मैं 4 चीजें हमेशा बताता हूँ अगर किसी भी एग्जाम को पास करना है तो। पहला होता है सिलेबस, बहुत अच्छे से दिमाग पर यहाँ होना चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 साल के 10-10 बार लगा लो साथ में, ठीक, वो भी यहाँ पर 2 हो गई। तीसरा होता है एक अच्छा मेंटर होना चाहिए आपके पास में, एक अच्छा शिक्षक जो सही मार्गदर्शन करे आपको, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 5 साल स्पेंड करके अपने अनुभव गेन करो। वो आपको 1 साल में, 1.5 साल में इतनी सारी चीजें, 2 साल में इतनी सारी चीजें बता दे कि आप उसको 5 साल का अनुभव को मात्र 1.5 साल में, 1 साल में प्राप्त कर सकें। 3 हो गए, और चौथे होते हैं आप साहब जी, हार्ड वर्क के रूप में। अगर आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो ये 4 का जिनके पास संयोग होगा उनकी गाड़ी तो साहब रेस में फर्स्ट आने वाली है। अगर इन 4 में से कोई एक आध पहिया भी पंचर निकलेगा या हवा कम होगी साहब, तो उसका तो बड़ा समाधान कर पाना मुश्किल होगा साहब।
अगेन 4 कौन, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थर्ड मेंटर, फोर्थ यू साहब। तो ये आपके तैयार होने चाहिए। तो बताने का आशय यही पर ये था कि यही चीजें आपको प्रीलिम्स वाली जो है वो मेंस के अप्रोच पर देखना चाहिए। एक और हिंट देता हूँ, आईएएस के क्वेश्चन विद्यार्थी बोलते प्राय रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, होते हैं, कम होते हैं। प्रीलिम्स के भी होते हैं और मेंस के तो सबसे ज्यादा होते हैं साहब। कि सेक्शन बिल्कुल फिक्स है, उन सेक्शंस को ही वह बार बार रिपीट करेगा। तो आप 100 में से मान के चलिए अगर एक लॉजिकल वे में सोचें तो 50% पेपर को आप लॉजिकल वे में एज्यूम कर सकते हैं कि क्या आएगा। तो यदि आपने इसके साथ में अपना करंट अफेयर बहुत अच्छे से किया है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, इन दो में से कोई भी एक न्यूज़पेपर को रेगुलर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, तो मान के चलो कि 100 में से 80-82 क्वेश्चन तो आप डिटेक्ट कर जाओगे कहाँ से आने वाला है। और उसको पढ़ने के दौरान भी आपने अच्छे से नोट्स अपने बनाए हुए हैं, उसको पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, सारी स्ट्रेटेजी सही अपनाई हुई है, तो निश्चित रूप से साहब आप उसको कर जाओगे। क्लियर? तो सिलेबस को बड़े अच्छे से देखो, प्रीलिम्स का देख लो ठीक है, लेकिन वाकई में देखने योग्य जो है वो मेंस का सिलेबस है। मेंस में जीएस वाले सेक्शन को बड़े अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगी प्रीलिम्स वाले सेक्शन में क्या आ रहा है। नेक्स्ट वन, मेंस में कितने पेपर क्या होते हैं साहब। ठीक, कौन सी क्या बुकें पढ़नी चाहिए अभी नहीं बता रहे, किसी अगली सीरीज पर बात करेंगे, चर्चा करते हैं। मेंस में 7+2 यानी टोटल 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर है हिंदी और इंग्लिश के, मध्य भारतीयों के लिए, ये क्वालिफाइंग होते हैं। आप एक पेपर क्वालिफाइंग वाला कोई सा भी अपनी मदर टंग में से रख सकते हो साहब जी। 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं होती है उनमें से रखा जाता है, और एक कंपलसरी आपको दिया जाता है इंग्लिश का, यानी ये जो 2 होते हैं इनके नंबर नहीं होते, क्वालिफाइंग होते हैं। बचे अभी भी 7 पेपर, टोटल 9 पेपर होने हैं। ठीक, पहला हो गया निबंध का, 4 होते हैं जीएस के, 4 और 1 5 हो गया साहब जी। 2 होते हैं आपके जो भी आपने ऑप्शनल लिया हुआ पेपर है। 2 का मतलब क्या है, आप एक ऑप्शनल लेते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शनल लेना है। तो पुराना वाला पैटर्न समझ लो सर, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है, एक ऑप्शनल हमारा हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। आपने एक ही ऑप्शनल लिया हुआ है, हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया, पॉलिटी, तो आधा पार्ट वो पेपर 1 में पूछेंगे और जबकि आधा पार्ट वो आपसे पेपर 2 में पूछेंगे। ऐसा होता है साहब, लिटरेचर लिया हो जो भी आप पूछा, तो 1 + 4 5 और 2 7 और 2 क्वालिफाइंग, 9 हो गए। तो ये होता है, इनका डिटेल में सिलेबस देखिएगा, उसको एनालाइज करिएगा। इन पर चर्चा करने के लिए स्पेशली 2-2 घंटे चाहिए। किसी एक विषय पर की साहब, हिंदी लिटरेचर बेस्ट सब्जेक्ट बोले हिस्ट्री सर, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट हिस्ट्री या हिंदी, इनसे अलावा कुछ नहीं। रीजन, इनका कंटेंट अवेलेबल है आपके पास में, स्टैटिक सब्जेक्ट कहलाते हैं, फायदा मिलता है साहब, उसका जबरदस्त फायदा मिलता है। पैटर्न को यदि आप ऑब्जर्व करें तो जीएस के सेक्शंस को बढ़ाया गया है, यानी 1000 नंबर का जीएस के 4 पेपर होते हैं। निबंध हो चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, जितने भी पेपर हैं सब 250 मार्क्स के होते हैं साहब। निबंध एक है ना 250 का, जीएस के 4 पेपर होते हैं ना 250 250, 4 यानी 1000, जबकि ऑप्शनल यानी आपका कितना, 2 पेपर होंगे, एक ही के 2, 250 250 500, टोटल कितना हुआ 1750 हुआ। इन 1750 में 1000 नंबर का वेटेज केवल किसका है, जीएस का है, यानी कि ऑप्शनल का वेटेज कम हुआ है, जीएस का ऐसा लगता है ज्यादा है। लेकिन सच बात देखिए, आप जानिए, किसी भी चीज का कोई वेटेज कम ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 19-20 किया है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता जो कहे सर मेरा जीएस बहुत अच्छा बट ऑप्शनल कमजोर है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आपकी सारी चीजें एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट भी आपका एवरेज से ऊपर हो, बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, ठीक है, बट एवरेज से तो ऊपर हो। जीएस भी आपका एवरेज से ऊपर हो, निबंध के मामले में भी आप बेहतर हो। नहीं तो होता तो ये हिसाब कि बोले 7 में से 6 पेपर तो अच्छे गए, 1 बिगड़ गया, इतने में इंटरव्यू कॉल नहीं आता साहब। तो आपको परफॉर्मेंस सभी में अच्छा देना पड़ेगा। जो भी टॉप 100 स्टूडेंट्स आप देखते हैं उनके सभी में, सभी विषयों में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। इसका मतलब एक पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेजमेंट का खेल है कि आप कैसे मैनेज करते हो अपने उस टाइम टेबल को, स्टडी टाइम टेबल को, कि आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार भी हो जाएं, रिवीजन भी होते रहे, एग्जाम के पहले आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया उसको और जाकर आप उसको दिया है साहब। तो पढ़ाई का तो खेल है ही, समझने समझाने का तो खेल है ही कि एक अच्छा शिक्षक चाहिए, मेंटर चाहिए, आप चाहिए, बुक्स चाहिए, सारी चीजें, लेकिन उसके साथ साथ उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा खेल है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, घर को लाइब्रेरी बना डालते हैं, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, साहब टाइम मैनेजमेंट है नहीं, तो ज्ञानी तो हो जाते हैं, और दुर्भाग्य होता है कि साहब ऑफिसर नहीं हो पाते उनमें से ना एक बार।
आप क्लियर कर लें, आपको ज्ञानी बनना है कि ऑफिसर बनना है साहब। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपका जरूर होना चाहिए, कुछ जो मानवीय गुण है वो होने चाहिए। केवल पढ़ाई पढ़ाई मात्र ही सब कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो कई बार बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, इसमें मिस्टेक हो जाती है। मेंस भी पास हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर इंटरव्यू होता है साहब, 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में आपसे आपसे संबंधित, आपके स्टडी लाइफ से संबंधित, आपके जीवन से संबंधित, आपके व्यक्तिगत गुणों से संबंधित चीज़ों को पूछा जाता है कि आपकी खूबी क्या है, खामी क्या है। तो एनालाइज़ करके वो देखते हैं कि हाँ, आप कहाँ फिट बैठ रहे हो इन सेवाओं में। उन सेवाओं के लिए जो मूलभूत गुण चाहिए, चाहे लीडरशिप का हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट का हो, चाहे स्टडी के लेवल का हो, नॉलेज के लेवल का हो, एक अच्छे इंसान का हो, एक सही डिसीजन मेकर का हो, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो इनको देखते हैं वो। बात करने के दौरान हड़बड़ाते तो नहीं है, हेजिटेशन ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है ना? क्या कैसा है, झूठ तो नहीं बोलते हैं, बेईमानी तो नहीं करते हैं, इंटरव्यू के दौरान तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों को चेक किया जाता था। वहाँ वो देखते हैं कि हाँ, ये बंदा फिट बैठ रहा है, उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेंस में भी मार्क्स आपके अच्छे होंगे, सब्जेक्ट में भी अच्छे होंगे, ऑप्शनल में, जीएस में भी अच्छे होंगे, निबंध में भी अच्छे होंगे, एवरेज से ऊपर होंगे, इंटरव्यू में भी एवरेज से ऊपर होंगे, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं कोई एक पोस्ट सिक्योर कर जाएँगे। और यदि आपने इनको और भी बेहतर ढंग से दिया हुआ, आपको अच्छे नंबर मिले हैं, तो निश्चित रूप से आप तो टॉपर होने वाले हैं। तो ये कुछ पैटर्न होता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई आपको, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। पूरा समराइज़ कर दें, एज मिनिमम 21, मैक्सिमम 32, कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग। एग्जाम पैटर्न साहब जी, प्रीलिम्स में 2 होंगे, जबकि मेंस में आपके 7+2 होंगे। 2 क्वालीफाई होते हैं, जबकि 2 के नंबर जुड़ते हैं। इंटरव्यू 275 मार्क्स का। तैयारी करने के लिए कौन-कौन सी किताबें, क्या कैसे पढ़ना चाहिए, इन सबको एक वीडियो पर बता पाना संभव नहीं है। सजेशन मेरा ये है कि आप तो साहब क्लास ज्वाइन करिए। मेरे पास में बिल्कुल स्पेशल आपको बैच मिल जाएगा यूपीएससी के लिए, जो आपको बहुत सटीक तरीके से आईएएस के लिए गाइड किया जाएगा, जिसमें चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर हो, चाहे जीएस को लेकर हो। बच्चों के साथ में काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग। और विद्यार्थियों के साथ में जो सबसे बड़ा संकट होता है कि बोले सर, आईएएस के लिए जो गाइडेंस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हमको। वो संकट तो नहीं होगा कम से कम यहाँ पर। बोले बिल्कुल एज़ पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को लेकर कि चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, कि किस तरीके से पढ़ें। कि सर मेरा 4 बार नहीं हो पाया, मैं 3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, 4 बार दे चुका हूँ, हो नहीं पा रहा है। कैसे, कहाँ गलती रह गई, क्या चूक है, क्या तैयार करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए? कोई ऐसा हुआ बोले सर मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ। बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक तैयार करते हैं हम बच्चों को। बिल्कुल स्पेशल बैच इसके लिए मिलता है, गिने-चुने बच्चों को लेते हैं और उन्हें ही तैयार करते हैं। क्योंकि मेरा भी सपना यही है कि साहब बिल्कुल बच्चे यहीं पर आएँ, यहीं पढ़ें और सीधे यहाँ से सिलेक्शन पाएँ। ऐसा कुछ अपन को करना है साहब, और ऐसा किया जा सकता है, ऐसा संभव है, बशर्ते उसमें तीनों चारों लोगों का पूरा योगदान हो। ईश्वर की कृपा हो साहब जी, शिक्षक अच्छे तरीके से अपने कार्य को करें, विद्यार्थी बड़ी ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभाएं, निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ऐसा किया जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी अच्छे विद्यार्थी हों, बिल्कुल संपर्क में आए, ज्वाइन करिए, लेकर काम करेंगे साहब। 2022, 2023, 2024 के बच्चों को तैयार करना है। एक बार में ही यहाँ से पढ़िए और सिलेक्शन पाइए। तो कोशिश मैं इस दृष्टि से मैं कर रहा हूँ। देखते हैं कितना क्या सहयोग मिल पाता है, कितना क्या लोग सपोर्ट करते हैं, भाग्य साथ देता है, बच्चे साथ देते हैं, नहीं देते हैं। परंतु मैं जानता हूँ कि मेरे पास वो टेक्निक, वो तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय और ऊर्जा को खर्च करके आपको वो सिखा सकता हूँ, जो शायद आपको बाकी जगह सीखने में बहुत लंबा समय लगेगा या शायद मिलेगा भी नहीं। वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। ये बात मैं जानता हूँ, पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। और बैच आपके पास बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा, आईएएस यानी आईएएस। एमपीपीएससी का बैच अलग है, एमपीपीएससी यानी एमपीपीएस। तो ये एक फायदा होता था। हाँ, कोई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको दोनों दें तो आ जाइएगा, बिल्कुल हेल्प करेंगे उस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं किन्हीं अगले वीडियो में। हो सकता है कोई बात कहनी रह गई हो, चूक गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे के सेक्शन को चर्चा करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। बहुत से जो भ्रम हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। बोले सर आई एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली पर्याप्त हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा, आई एम वेरी सॉरी, गलत सोच है ना? बोले सर विपिन चंद्र पढ़ ली पर्याप्त हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। बोले सर वीडियो में तो बताया गया था कि नहीं, वीडियो में कितना ही पर्याप्त, उतना ही पर्याप्त, नहीं हो पाता साहब। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर हम बात करेंगे साहब। तो जो डाउट्स हैं, जो सिनेरियो बन गया है, उसमें से ज्यादा बेहतर चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई यहाँ पर, उनसे संबंधित बिंदुओं के बारे में चर्चा की मैंने। आप सभी
विद्यार्थी बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं साहब, इतना अनुभव आप लोगों को हो चुका है और इस एज पर आप पहुँच चुके हैं, कि सभी बातों से बड़े अच्छे से परिचित हैं। और कम से कम इस बात से तो परिचित हैं कि आप इतने में लोगों को समझ जाते होंगे कि हाँ, चेहरा बता देता है कि कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं, कम से कम ये होंगे। मैं आशा ये कर रहा हूँ कि अच्छे विद्यार्थी आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे संपर्क में आएँ, इस दिशा में गाइडेंस प्राप्त करें। और आपका आगे बढ़ने का जो सपना है, आपका, आपके परिवार का, उसे साकार करने में मैं जितनी मदद कर सकता हूँ, मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। और निश्चित रूप से जो बात मैंने शुरुआत में कही कि हाँ, एक बार में सिंगल अटेम्प्ट में हम इस एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्वालीफाई कर सकते हैं। इस बात को मैं साबित कर देना चाहता हूँ। इस बात को मैं साबित कर देना चाहता हूँ कि यदि क्लास में अच्छे विद्यार्थी हों, उनका सही सहयोग बना रहे, बेहतर तरीके से मेहनत करें, सारी चीज़ों को करें, तो निश्चित रूप से आज इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों, वो इसे साकार कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए जो न्यूनतम पारितोषिक वगैरह हो, वो तो मैं लूँगा ही, मैं अपनी फीस तो लूँगा, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बट ये जो इतना बड़ा सपना है आपका, मेरा, उसमें मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सहयोग कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जो मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, आप में से सभी लोगों के पास वो पहुँचा होगा। बिल्कुल डट कर तैयारी करो, बिल्कुल लग कर तैयारी करिए। जितना भी हो सकेगा मैं आपको सहयोग करने का प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से आपने जो सपने देखे हैं, उन्हें साकार आप करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में है, माता-पिता का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।